हेलो एवरीवन। मैं आज एआईबी वालों को कुछ बताने या पढ़ाने नहीं आई हूँ। मैं बस आपके साथ अपने कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने प्लान किया था कि आज सुबह सुबह मैं आपके सामने आऊँगी एंड मैं डिस्कस करूँगी एआईबी 19 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हमारा कोर्स, ये सब बातें। पर मुझे कल रात को पता चला कि कुछ एडवोकेट्स हैं और कुछ एआईबी 18 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा जा रहे सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट पिटिशन फाइल करने बीसीआई के अगेंस्ट, और वो ये चाहते हैं कि जो एआईबी 18 हुआ है उसमें उनका थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स दे दे ताकि वो क्वालिफाई हो जाए। मुझे कल कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कल रात को, ये कहते हुए कि मैम इसके लिए 1000 रुपये देने को बोल रहे हैं, आप एक बार सोच के हमें बताइए कि आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए करके। इस पर मैंने थोड़ा सा सोचा एंड मुझे लगा कि इस विषय पर मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अब जो बोलने वाली हूँ वो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं, पर मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा मेरा पूरी बात सुन लीजिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वो थोड़ा सुन के समझ के फिर अपना डिसीजन ले लीजिए। पहले ये देखते हैं कि बार काउंसिल एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ थी क्या। यस, एआईबी के एग्ज़ाम के कंडक्ट करने में कुछ लापरवाही हुई थी, नेग्लिजेंस था। क्या स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? यस। इनफैक्ट मैं आपको अभी 5-6 रीजंस भी बता सकती हूँ जिसकी वजह से ये पूरी जो एआईबी का सिस्टम है उसमें काफ़ी फ्लॉज हैं। सबसे पहला तो आप स्टार्ट करो फीस से। जो कि वो फीस लेते हैं वो काफ़ी हाई फीस लेते हैं, 3500 रुपीज़। एंड ट्रस्ट मी, मैं समझती हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए ये पैसे जोड़ के एग्ज़ाम के फ़ीस भरना, एंड इसके भरने से पहले आपको स्टेट बार काउंसिल में भी इन 1000 रुपीज़, इन 15,000 16,000 रुपीज़ आपको स्टेट बार काउंसिल में भी भरना पड़ा था। तो ये एक तो स्टार्टिंग पॉइंट फीस में ही काफ़ी सारा दिक्कत है। एंड इसीलिए मैं ये भी समझती हूँ कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एआईबी 18 कट ऑफ से थोड़ा इधर उधर में अगर उनका रह जाता है, वो फेल हो जाते हैं, तो उनको फिर से ये पूरा फीस भर के फिर 19 की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं समझती हूँ आप अभी जो सोच रहे हो, मैं वो समझती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम के डेट को लेकर, सेंटर्स को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी हुई थी, क्लैरिटी नहीं थी। बहुत देर तक इसी चीज़ पर एआईबी वालों ने क्लैरिटी नहीं दिया। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ये लोग एआईबी लोग स्कोर देते ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने नंबर मिले, बस पास एंड फेल देते हैं, फेल पास। बहुत लोगों को अपने जो फाइनल की है उसके हिसाब से तो वो पास हो रहे हैं, पर आंसर्स में फेल दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से भी बहुत लोग अभी चिंतित हैं। एंड अभी तक रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं है। अब तक उनको दे देना चाहिए था रीवैल्यूएशन का ऑप्शन, ताकि जिनको भी ऐसा लगता है कि उन्होंने सही आंसर्स मार्क किए हैं बट फिर भी उनका फेल दिख रहा है, उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। उनको ऐसे वेटिंग या पेंडिंग में नहीं रखना चाहिए था। तो ये गलत है क्या? यस, इट इज़ रॉन्ग। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जेन्युइनली उन्होंने 70+ अबव स्कोर किया था, पर उनका अभी भी फेल आ रहा है आंसर, एंड उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ये देखने के लिए कि गलती कहाँ हुई है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमने तो सही किया है, हमें कैसे पता चले क्या गलतियाँ की। तो अगर हमें पता चलेगा कि क्या गलतियाँ हैं तभी हम आगे की तैयारियाँ कर पाएंगे। ये जो आपके सारे वॉइसेस हैं मैंने सुने हैं, एंड आई अग्री विथ ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। ये सब आपके कंसर्न्स हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ एज अ स्टूडेंट नाइंसाफ़ी हुई है, इन सारे चीज़ों को लेकर, मैंने तो सिर्फ 4-5 बताए हैं, और भी रीजंस हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप वकील हैं, तो आप डेफिनेटली लड़िए, ये तो आपका हक है। मैं तो ये भी कहूँगी कि इनफैक्ट आप वकील हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप और लोगों में ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने राइट के लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कौन लड़ेगा, ये सारी चीज़ें। पर आप वकील हैं तो आपको अपने राइट के लिए भी लड़ना है, औरों के राइट्स के लिए भी आपको ही लड़ना है। पूरा हमारा लीगल सिस्टम इसी बेसिस पे तो बना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपके साथ अगर आपको लगता है नाइंसाफ़ी हुई है एंड आपको लीगल रेमेडी परस्यू करना सही ऑप्शन लगता है, तो आप डेफिनेटली वो कीजिए, आपको वो करना भी चाहिए। पर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका जो पिटिशन है, जो भी मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम पे देखा, उसमें से मुझे इतना समझ आया जो पिटिशन है वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स मांग रहे हैं एआईबी 18 क्लियर करने के लिए।
अब देखिए, जब तक आपका ये जो पूरा सिस्टम के इश्यूज आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो जो ग्रेस मार्क का बेनिफिट है वो भी बस कुछ ही लोगों को मिलेगा। थोड़ा सोचिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा सोच लीजिए कि अगर आपके पास ये सिर्फ पास एंड फेल है, आपको तो पता ही नहीं है कि आपका स्कोर कितना है AIB में, एंड अब वो कहते हैं कि आपका 2 या 3 ग्रेस मार्क्स ऐड भी हो गए, तो आपको तब भी क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि AIB वालों के हिसाब से आपका स्कोर 36 है, 38 है या 40 है। अब वो 2 मार्क अगर ग्रेस मार्क मिल भी जाते हैं तो किस पे वो ऐड करेंगे, क्योंकि आपके पास तो बस इतना ही है, पास एंड फेल। तो सिस्टम में ही इतना कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी है ही नहीं, स्कोर कार्ड रिलीज नहीं होता है, तो ग्रेस मार्क्स ऐड करने का कितना फ़ायदा होगा आप खुद सोच लीजिए। आपका जो केस है, आपके जितने मार्क्स है, सिचुएशंस है, उस हिसाब से आप खुद सोच लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुछ और लोग हैं जिनका रीवैल्यूएशन में अटका हुआ है, तो अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिले या ना मिले, पर अगर आपके पास रीवैल्यूएशन का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर भी हो सकता है कि ग्रेस मार्क के बाद भी 1 या 2 नंबर में फिर भी आपका रह जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप ये सब सोचते हुए आप डिसाइड कर लीजिए आपकी जो भी सिचुएशन एंड कट ऑफ है कि आपको पर्सनली ये रेमेडी फॉलो करना चाहिए कि नहीं, रिट पिटिशन फॉर ग्रेस मार्क्स फाइल करना चाहिए कि नहीं। पर जो भी हो, ये जो पिटिशन आप फाइल करोगे वो बस इस बार का कुछ मार्क्स का सोल्यूशन है, पर जो पूरी AIB सिस्टम की में जो कन्फ्यूजन्स है उसको तो वो सॉल्व नहीं कर रहा है, आप इतना जान लीजिए। अब जो आगे की जो बातें हैं मैं बताने वाली हूँ, ये थोड़ा हटके हैं, शायद कुछ लोग ये पहली बार सुन रहे हैं, एंड इनफैक्ट मैं उसको बोलती हूँ हार्श रियलिटी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए जो भी आपके स्किल्स हैं, जो आपको एज अ लॉयर, एज अ वकील आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, AIB में उन्हीं स्किल्स को इन लोगों ने टेस्ट किया। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि AIB वालों की गलती नहीं है, ठीक है, मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, AIB के एग्ज़ाम में बहुत गलतियाँ हैं, ठीक है, जिस हिसाब से वो बहुत गलतियाँ हैं, जिस हिसाब से वो सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं उसमें कन्फ्यूजन्स है। पर एक बात तो है कि जो स्किल होती है, क्या होती है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन पढ़ के वो समझे कि वो क्या पूछ रहे हैं, बैरैक्ट में जहाँ पे लॉ लिखी होती है वहाँ से आंसर ढूंढें और सही आंसर लगाएं। ये जो प्रोसेस है जो AIB में जो आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, आपका रियल लाइफ जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, यही टेस्ट होता है। मान लीजिए फॉर अ सेकेंड, आप मान लीजिए कि आपने ये पिटिशन फाइल की नहीं की, जो भी हो, आपका कुछ ना कुछ लक के साथ, ग्रेस मार्क के साथ आप AIB अभी क्लियर कर लिए, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्लियर करने के बाद आपको मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप वकालत फाइल कर रहे हो, आप केसेस लेना चालू कर दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, किसी सीनियर के पास चमचे बन के रहोगे? आपके पास क्लाइंट आता है, क्वेश्चन लेके आता है, लीगल क्वेश्चन लेके आता है, अगर आपके लॉ के बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप अगर कुछ क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन, उसका आंसर कैसे ढूंढे, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि बैरैक से रिसर्च कैसे करें, केस लॉस को कैसे समझे, तो आप इमेजिन करो आपको एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने में सालों साल लग जाएंगे, कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत रगड़ रगड़ के आप तब ये सारे स्किल्स सीखेंगे। आप इमेजिन करो आपको कितने बार जज साहब के पास धक्के मुक्के खाने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सारा स्किल सीख के एक अच्छा लॉयर बनोगे। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं एक्चुअली अभी ना एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं मार्क्स के पीछे के जो स्किल्स हैं, जो AIB एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसके पीछे के जो स्किल्स हैं, मैं एक्चुअली उसके बारे में बात कर रही हूँ, और ये बता रही हूँ कि वही स्किल्स जो हैं वो आपको रियल लाइफ में एज अ एडवोकेट आपको वही काम आएगा। मैं यही बताना चाहती हूँ। एज अ टीचर तो मैं चाहूँगी कि हर कोई पास हो जाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप कुछ भी तरह पास हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ। पर बस मैं ये नहीं चाहती हूँ, बस एक ही चीज़ नहीं चाहती हूँ कि आप बस पास तो हो गए, पर जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नॉलेज चाहिए, वो आपको नहीं हो। बस ऐसा ना हो, मैं इसीलिए ये आपसे बात कर रही हूँ आज। इनफैक्ट आप कोई भी प्रोफेशन को ले लीजिए, आप मान लीजिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने कोई प्रॉब्लम के साथ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आप ये एक्सपेक्ट करते हो
कि वो डॉक्टर को अपने फील्ड का सारा बेसिक नॉलेज अच्छे से आता हो, पक्के से आता हो, एंड तभी वो आपका मदद कर भी पाएगा। अब यही जो एक्सपेक्टेशन है लोग आपसे भी रखेंगे, एज अ लॉयर, एज अ वकील, वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपको अपने फील्ड का सारा बेसिक्स पता हो और जो भी वो इश्यूज लेके आपके पास आएंगे आप वो सॉल्व करें। इनफैक्ट इसी रीज़न की वजह से AIB का कॉन्सेप्ट भी अराइज हुआ था। आपको पता ही होगा AIB तो सदियों पुराने से तो नहीं चल रहा था। AIB 2010 में ही स्टार्ट हुआ था एंड उनका इंटेंशन यही था कि जो भी लॉयर्स इंडिया में होंगे, जो भी लॉ स्टूडेंट्स अब लॉयर्स बन रहे हैं इंडिया में, उनको दो चीज़ें पक्का पक्का पता हो। एक है सारा बेसिक लॉज का उनके पास पक्का पक्का नॉलेज हो, क्लैरिटी हो, उनको पता हो बेसिक लॉज सारे इंडिया के। और दूसरी चीज़ ये कि उनको जो भी लीगल क्वेश्चन दिया जाए वो सॉल्व करें, क्योंकि बेयर एक्ट से सारी लॉ होती है। तो जो भी लॉयर होगा, जो भी नया होगा प्रोफेशन में, उसको ये दूसरी चीज़ भी आनी चाहिए कि वो बेयर एक्ट से लॉ पढ़कर वो लीगल इश्यू को सॉल्व करे। अब जो AIB टेस्ट कर रहा है वो यही चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। मैं फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ, ये बात नहीं है कि AIB की एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में गलतियाँ हैं, ये सब हैं। पर आप मान लीजिए अगर आपके 100 नंबर के पेपर में बस 40 आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आपके 40% ऑफ द क्वेश्चंस ही आप सॉल्व कर पा रहे हो, अपना बेसिक नॉलेज एंड ये स्किल ऑफ फाइंडिंग आंसर्स, बेयर एक्ट से फाइंड करने का जो स्किल है, ये दो मिला के आप सिर्फ 40% कर पा रहे हो। कुछ तो तुक्के भी होते हैं, आप सबको भी पता है, तो आप 60% नहीं कर पा रहे हो। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा इन सारे स्किल्स को सीखने के लिए। इसीलिए मैंने इनफैक्ट कानून पंडित स्टार्ट भी किया था। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप काफ़ी यंग हैं मैम, आपका काफ़ी सक्सेसफुल प्रैक्टिस है, तो आपने ये स्टार्ट क्यों किया? मेरा इंटेंशन यही था कि मैं अपने सारे लॉयर ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ अपने ये स्किल्स शेयर करूं जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा अपने प्रैक्टिस में। एंड इनफैक्ट इसीलिए मैं एक्चुअली स्टूडेंट बन के कैमरा के सामने पूरा AIB 2 साल के AIB के पेपर सॉल्व किए। ऐसे देखा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ, बेयर एक्ट लिया है, पहली बार क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, एंड एक एक करके मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे ढूंढोगे, क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, ऑप्शंस कैसे पढ़ना है, एंड आपको लॉ कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट से लॉ कैसे पढ़ना है, ये सब मैंने आपके सामने दिखाया ताकि आप वो सीखें। ये स्किल ही होता है, आप सीख सकते हैं ये सब जो प्रोसेस है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखाऊं। एंड इनफैक्ट अब मैं कोर्सेज बना रही हूँ, एंड जब भी मैं कोर्स बना रही हूँ मैं यही सोचती हूँ कि कोर्स ऐसा ना हो कि बस एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो। एग्ज़ाम के बाद जब आप लॉयर बन जाते हो तो तब होती है एक्चुअल स्ट्रगल। एग्ज़ाम में तो कुछ भी करके आप पास हो जाओगे, रियल स्ट्रगल तो तभी होती है जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। तो जो भी मैं कोर्सेज बनाती हूँ हमेशा यही सोचती हूँ कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो उनको हेल्पफुल रहेंगे आफ्टर द एग्ज़ाम ऑल्सो। एग्ज़ाम में तो होंगे ही हेल्पफुल, उसके बाद आप उनको कैसे अप्लाई करेंगे। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार सोच लीजिए, आपका टाइम, एफर्ट, मनी, मेंटल एनर्जी ये सब लगा के अगर आपको लगता है कि AIB 18 में ग्रेस मार्क्स लाके वो पिटिशन फाइट करके आपके लिए बेनिफिट होगा तो आप कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। बट आप एक बार ऑनेस्टली आप भी सोच लीजिए कि अगर आप ये पूरा टाइम, एफर्ट, मनी और आपका जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ों को अगर आप किसी और दिशा में ले जाएं, गिव इट अ डिफरेंट टर्न, एंड आप ऐसे स्किल्स सीखें जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी में वो हेल्पफुल रहे, तो आप क्या चूज़ करोगे?